अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। इमरान खान साहब के बारे में जो उनका खिताब है ज़रा लंबा है, मेरे साथ ही रहिएगा, आपको मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी तमाम स्पीकर्स को एडमायर करना चाहता हूँ क्योंकि आप जहाद कर रहे हैं। जहाद का मतलब जुल्म का मुकाबला करना होता है। प्लीज़ इसका जहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ या सियासत हो रही है, सहाफ़त हो रही है, ठीक है। इसको जहाद के साथ मत जोड़ दिया करें, इसका जहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इवन मैं भी अगर यहाँ पे बैठ के कोई काम कर रहा हूँ तो मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मजहबी टचेस मत दिया करें। एक तो कासिम सूरी की आवाज़ आपके दिमाग में बार बार चलती रहती है, हर चीज़ के अंदर आप जो है ये जो मजहबी टच दे देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी इंसानी तारीख में हमेशा इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जैसे डिक्टेटरशिप, फैशिज्म, बादशाहत, उसे बादशाहत कहते हैं। जी वो बिल्कुल मुझे याद आ रहा है जिसमें कहा गया था जनाब मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। वो क्या था? वो कंट्रोल नहीं था। जब वो सहाफ़ियों को कहा जाता था या जब सहाफ़ियों से ट्वीटें डिलीट करवाई जाती थी, वो क्या था? वो सब कुछ वो मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं थी, वो कंट्रोल नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा जो ऊपर बैठा होता है उसकी कोशिश होती है कि इंसान की सोच को कंट्रोल कर ले, उसकी राय को कंट्रोल कर ले, माशरे को कंट्रोल कर ले। माँ सदके मतलब इमरान खान साहब को आज कंट्रोल याद आ गया। भाई वाह वाह, ये कंट्रोल वो माशरे की बेहतरी के लिए नहीं चाहता, वो खुद पूरी ताकत चाहता है ताकि इंसानों के ऊपर राज करे, बल्कि वो एक छोटा खुदा बनना चाहता है। किसकी बात कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, जारी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा इंसानी तारीख में ये भी चीज़ है कि वो माशरे ऊपर गए हैं जिनमें आज़ादी इज़हार राय हो। आज खान साहब को आज़ादी इज़हार राय याद आ गई। भाई वाह वाह, 3.5 साल क्या क्या किया गया सहाफ़ियों के साथ, सहाफ़त के साथ। आज ये फरमाते हैं कि जनाब मुआशरे वो तरक्की करते हैं। अच्छा, बार बार रिपीट करते हैं। मैंने इनकी एक और चीज़ नोट की, बार बार रिपीट करते हैं मैं आज़ादी इज़हार राय के साथ हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के साथ हूँ। कोई एक पॉइंट बता दें, मतीउल्लाह जान को कौन उठा के ले गया? फुटेज नहीं मिली आज तक, आज तक वो फुटेज नहीं मिली है। इस्लामाबाद के वो जो सेफ सिटी के कैमरे थे उनकी फुटेज नहीं मिल सकी है कि कौन उठा के ले गया। मुल्क का हुक्मरान कौन था? मेरे भाई इमरान खान साहब आप थे। फुटेज आपने ढूंढ के देनी थी, आपके वजीर दाखिला ने ढूंढ के देनी थी मेरे भाई। असद अली तूर को कौन मार के चला गया ये आपने देखना था। उसके बाद इन्होंने फरमाया जी कि रियासत मदीना में तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर थे। एलो मतलब फिर रियासत मदीना की बात। अभी कल रात को शहबाज गिल को आप लोगों ने रोक के रखा हुआ था कि नहीं जाने देना सी। आपने FIA को नोटिस वापस भेजे हुए कि मैंने नहीं आना। इलेक्शन कमीशन के सामने आप पेश नहीं होते और आप फिर बात करते हैं कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले तो आप हैं। उसके बाद आगे ये फरमाते हैं वो मुआशरे तरक्की करके जहां आज़ादी है, इंसान जब तक ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं होता बड़े काम नहीं कर सकता। हम 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन 1974 तक सिंध क्लब, जिमखाना क्लब में सूट पहनकर जाना पड़ता था। जिमखाना में जब उर्दू बोलते थे तो बिलावल की तरह बोलते थे कि बारिश आता है, हमें शर्म आती थी। अच्छा, ये टिपिकल इनकी जो आदत बन चुकी है ना, बार बार बिलावल की अंग्रेजी के ऊपर। मैं एंड आई वांट टू बी वेरी वेरी फेयर खान साहब, वेरी फेयर, मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे गारंटी कर सकते हैं? और मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मैं नॉर्मली इस एरिया में जाने से को अवॉइड करता हूं, लेकिन बिकॉज आप बार बार इस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। खान साहब, मैं अगर आपके बेटों का बैठ के यहां पे इंटरव्यू करूं, आपके दोनों बेटों का मैं यहां पे इंटरव्यू करूं, क्या वो मुझे एक रवानी के साथ उर्दू में मेरे साथ बात कर सकते हैं? मैं सवाल कर रहा हूं सिर्फ, वो कर सकते हैं? मेरे मुल्क के साबिक वजीर आजम के बच्चे क्या टिका के उर्दू बोल सकते हैं, सलीस उर्दू बोल सकते हैं मेरे साथ? आई एम प्रीटी श्योर वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इंग्लैंड के अंदर हैं, जारी बात है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर हैं। एंड आई डोंट माइंड दैट। मैं उनको जज नहीं करूंगा इस बात के ऊपर कि वो जी उर्दू क्यों नहीं सही तरह बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट फाइंड सम बेटर सब्सटेंस जिसके ऊपर आपने अगले पे तनकीद करनी। और वो जिस जलसे में आप खड़े होते हैं जी, वो बारिश आता है, पानी आता है, मैं फॉर गॉड स्टॉप एक्टिंग लाइक ए क्लाउन फॉर गॉड सेक। आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ये स्टेज के ऊपर खड़े होकर झुकते मारना, मतलब ये किस किस्म की साइंस है भाई? ये क्या तकरीर का स्टाइल है? क्या आप बैठ के अगले की नकलें उतार रहे हैं? ग्रो अप, मतलब उम्र हो गई आपकी यार। आप माना नौजवानों के लीडर हैं, नौजवान नहीं है, नौजवानों के लीडर हैं ये लड़के शड़के। बल्कि इवन मैं तो कहता हूं 25-26 साल के भी जो बंदे होते हैं ना, वो भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये 15, 16, 17 साल के जो लड़के होते हैं ना, या वो क्लास के इवन उससे भी छोटे 11, 12, 13 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो एक दूसरे की नकलें उतारते हैं इस तरह। आप पॉलिटिशियन हैं, आप लीडर हैं। आपने आज तक कायदे आजम को देखा था बैठ के नेहरू की नकलें उतारते हुए?
किसी एक तकरीर के अंदर, या गांधी की नकलें उतारते हुए, या लियाकत अली खान ने सब कुछ किया हो, सर सैयद अहमद खान ने सब कुछ किया हो, उनमें से किसी को देखा था आपने इस किस्म की हरकतें करते हुए? आपको एक पॉइंट मिल गया है, बस आप उसके ऊपर बैठ के, मतलब वो इसलिए क्योंकि आप क्राउड में खड़े होते हैं, लोग बैठ के हंस रहे होते हैं, तो आप कहते हैं चलो यार ये ठीक है, यही पॉइंट जो है ना, इससे लोग बड़े महसूस होते हैं, तो चलो इसी पॉइंट को रिपीट करते रहो। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा जी मैं जो हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी कौम आज़ाद हो, अपने माशरे में आज़ादी राय को अंडरस्टैंड करें। लोग कहते हैं मेरे दौर में मैंने मीडिया पर सख्तियाँ की, मैं कभी आज़ाद मीडिया से खौफ ज़दा नहीं हुआ। तो फिर खौफ क्यों फैलाया हुआ था अगर आप खौफजदा नहीं थे? तो असद अली तूर को मालदीव्स के लोग आके मार गए थे। अबसार आलम को चीको स्लोवाकिया से लोग आए थे गोली मारने के लिए। हामिद मीर को मतलब ब्राज़ील से कोई आया था उसको ऑफर करने के लिए। किससे जाके सवाल करें? आप हुक्मरान है। आज जो कुछ भी होगा, चले मैं ऑन द रिकॉर्ड कह देता हूं, आज जो कुछ भी होगा, इमरान रियाज अगर ऑन एयर नहीं है, अरशद शरीफ अगर ऑन एयर नहीं है, साबिर शाकिर अगर ऑन एयर नहीं है, मैं शहबाज शरीफ से सवाल करूंगा। भाई मुल्क का वजीर आजम वो है, मैं उससे सवाल करूंगा। कल को शहबाज शरीफ आजादी सहाफत का चैंपियन बनने की कोशिश करेगा, यह नाम मैं रखूंगा उसके सामने। बिल्कुल इसी तरह ही नाम रखूंगा मैं। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, और अगर आप नहीं थे, अगर आप इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो जो रिस्पॉन्सिबल थे क्या एक्शन लिया आपने उनके खिलाफ, बताएं मुझे। मैं आपसे सवाल करता हूं। या फिर आप कठपुतली थे, या आपसे कुछ होता नहीं था, या आप बेबस थे, आपके हाथ बंधे हुए थे। तू इधर उधर की बात ना कर, यह बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने 1997-98 में नजम सेठी ने उसकी करप्शन पर तनकीद की, तो उसने उसे 3 दिन बंद करके मार पड़वाई। बिल्कुल ठीक है। वही नजम सेठी नवाज शरीफ के साथ एक कश्ती के अंदर बैठ के सैर कर रहा है, और आप बैठ के उसी की एग्जांपल दे रहे हैं। और नजम सेठी ने नवाज शरीफ के नाल कोई मसला नहीं, आप बैठ के उसी नजम सेठी में जब आपने 35 पंक्चर का झूठा इल्जाम लगाया था, तब नजम सेठी के खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई की। आई डोंट माइंड दैट, बिल्कुल करें आप। आज वो नजम सेठी जिसके साथ नवाज शरीफ ने वो सब कुछ किया था, वो आज उन्हीं के साथ बैठ के, मतलब ही इज वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ, नजम सेठी साहब, आप उनकी बैठ के एग्जांपल्स दे रहे हैं। मुझे यह बताइए कि आपने क्या किया, आपने अपने दौर में क्या किया भाई? आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताएं मुझे। लोगों को नहीं निकाला गया नौकरियों से क्या? आपके प्रेशर की वजह से नहीं निकाला गया क्या? उसके बाद आगे चल के कहते हैं कि जी आजादी राय का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की तौहीन करें। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली, ये मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि भाई वो सोशल मीडिया के ऊपर जब आपकी टीमें लोगों की तौहीन करती हैं, तो वो आजादी इज़हार राय का लिबादा ओढ़ के हरकतें करती हैं। जब वो आज इस वक्त भी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं लफ्ज नहीं रिपीट कर सकता गरीदा फारूकी के खिलाफ इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर नहीं, लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि शायद हमारी परवरिश ऐसी नहीं है। और आपके वो चाहने वाले आपके हैं सारे, वो मानने वाले आपके हैं सारे। ऑडियो टेप क्या कहती है? अरसलान बेटा गद्दारी के साथ जोड़ दो। किधर की आजादी इज़हार राय? आजादी इज़हार राय के ऊपर आप लोग हुक्म देते हैं गद्दारी के साथ जोड़ दो। यह कैसी आजादी इज़हार राय है जिसका मेरा कप्तान जो है वो इतना बड़ा चैंपियन बन रहा है? उसके बाद आगे कहते हैं बदकिस्मती से मैं वजीर आजम था और उसी नजम सेठी ने मेरे ऊपर बातें रखी, बदकिस्मती से मैं वजीर आजम था। चले आज आपने इस बहाने मान भी लिया कि बदकिस्मती से आप वजीर आजम थे। मैं अदालत चला गया, लेकिन मेरे दौर में तो केस चला ही नहीं। अगर वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिला तो बाकी लोगों को क्या मिलना है? हाय मेरा बेबस वजीर आजम, हाय मेरा नाकारा वजीर आजम, मेरा कठपुतली वजीर आजम जिसका कोई कुछ नहीं सुनता था। पता नहीं पीएम हाउस का स्टाफ भी आपकी बात सुनता था जब आप उससे 1 गिलास पानी मांगते थे या नहीं? या वो भी कहता था जो टाइम होएगा तो ले आवांगे। सुनता ही कोई नहीं था आपकी चल ही नहीं रही थी।
चंगा दौर सी। और अब मुझे एक बात बताएं, आप इतना केस अपना बिल्डअप कर रहे हैं कि मेरी तो सुनता ही कोई नहीं था, मैं तो था ही कुछ नहीं, और फिर आप कहते हैं मुझे दोबारा वजीर आजम बना दो। भाई ताड़ी से सुनता ही कोई नहीं, आपकी तो चलती नहीं है, तो वे क्या करें। उसके बाद आगे कहते हैं, तो जब आपके पास आज़ादी आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। हम जब तमाशा देख रहे थे 90 की दहाई में, दोनों पार्टियां आई, दोनों को करप्शन पर दो दो दफ़ा निकाला गया। आप अच्छी तरह जानते हैं 58(2)B को किस तरह इस्तेमाल किया गया, आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं कि उसका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। और अगर चले करप्शन के ऊपर निकाला भी गया, उसी काबीना के लोग आज आपकी काबीना में शामिल थे। जब करप्शन के बेस के ऊपर चले, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं, जब करप्शन की बेस में निकाला गया, शेख रशीद उस काबीना का हिस्सा थे या नहीं थे? शाह महमूद कुरैशी उस काबीना का हिस्सा थे या नहीं थे? ये जो लेफ्ट राइट आपके लोग आज बैठे हुए हैं, ये उन्हीं काबीना का हिस्सा थे, उन्हीं हुकूमतों में थे। तो फिर करप्शन में तो ये मुलविस भी हुए। परवेज इलाही क्या थे आज, जिसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये नवाज शरीफ के दौर में क्या थे? नवाज शरीफ के उस पार्टी का हिस्सा नहीं थे क्या? उसके बाद आगे कहते हैं जी, तब उन दोनों जमातों को देखकर मेरे भी ज़हन में आया कि शायद कम करप्शन हो अगर मिलिट्री इससे बेहतर होगी, तो मिलिट्री इससे बेहतर होगी। ये वाकई हमने सोचना शुरू कर दिया कि ज़िया के ज़माने में ग्रोथ रेट भी ज़्यादा थी। ये और बात है कि उस वक्त तनकीद नहीं थी, तो उस वक्त कई चीज़ें पता ही नहीं चलती थी। दोनों ने एक दूसरे पर करप्शन के केसेस बनाए। मुझे याद है जब 1996 में निगरान हुकूमत आई तो फारूक लगारी थे, तो उन्होंने मुझे पूरी फाइलें दी कि जरदारी और बेनज़ीर ने 1.5 बिलियन रुपए मुल्क से बाहर निकाले। ये मैं बात कर रहा हूँ 1996 की, और नवाज शरीफ ने भी 1.5 बिलियन रुपए मुल्क से बाहर निकाले। नवाज शरीफ ने 3 साल से कम अरसे में 17 फैक्ट्रियां बना ली और बैंक से कर्जे लिए। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि भाई ये सब कुछ जब हो रहा था, ये नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने सब कुछ किया, तो बराए मेहरबानी आप मुझे बताएंगे कि उसके बाद आपने नवाज शरीफ के साथ मिल के अदलिया तहरीक में उनके साथ खड़े होकर मुजाहरे किस बात के करते थे? आपको पता नहीं था करप्ट आदमी है? उस वक्त क्यों उनके साथ खड़े होते थे? उस वक्त आपको याद नहीं रहता था? नवाज शरीफ के बारे में आप खुद कह चुके हैं, मैं अब रिकॉर्ड में वो मैं चला नहीं सकता, आप खुद कह चुके हैं कि जी नवाज शरीफ को जो है वो करप्शन की बुनियाद के ऊपर नहीं, उसको केसेस में फंसा के जो है उसको निकाला जाता है। ये आप खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। ये पहले की बात है, मैं 2011 से पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा शुरू में हमने जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट ही इसलिए किया कि हमें लगा कि वो करप्शन के खिलाफ आया है। एक तो मसला ये है कि खान साहब आप हर दफ़ा गलत असेसमेंट कर जाते हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देख लेना, आपने जब भी किसी के साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किया, आपको बाद में पता लगा ओहो है तो बंदा ही बड़ा पैड़ा सी। ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, मतलब आपको वो परवेज मुशर्रफ के साथ आप गए, बाद में आपका वो नहीं आया तो गलत हो गया। उसके बाद में आगे चल के अकबर एस बाबर और बाकी तमाम लोग उनके साथ किया। अकबर एस बाबर ने जहां आपसे सवाल किया, आपने कहा ओ ये तो गलत हो गया, इसको भी फारिग करो। फौजिया कसूरी, उन्होंने आपसे 4 सवाल किया, ओ ऐ तो गलत हो गया, इन्हों भी फारिग करो। उसके बाद जहांगीर तरीन, इतना मतलब आपस में भाईचारा और सब कुछ, जहांगीर तरीन से आपके साथ ताल्लुकात खराब हो, ओ ऐ तो गलत हो गया, इन्हों साइड तो करो। उसके बाद, और ये उल्टा भी चलता है, जो लोग आपको एक जमाने में बुरे लग रहे होते हैं, जिसको आपने चपड़ासी नहीं बनाना था उसको वजीर दाखिला बना दिया, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था वो पंजाब का वजीर आला बन गया। कमाल है भाई। तो बेसिकली तो मसला आपकी असेसमेंट्स में है, आपकी असेसमेंट्स ही खराब है। आगे चल के उन्होंने कहा मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसको मुल्क की ज्यादा फिक्र होगी कि जब वो देखते होंगे चोरी तो वो इस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं जब जद्दोजहद कर रहा था उस वक्त भी ISI वाले मुझे उनकी चोरी के बारे में बताते थे। सारी मालूमात मेरे पास उनसे आई। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली आपको ISI ने भी बेवकूफ बनाया, यही बात है ना। इमरान रियाज खान साहब भी यही बात कहते थे ना कि हमें फाइलें दिखाई जाती थी और ये बताया जाता था कि तुम्हारे मुल्क को खा जाएगा। तो इमरान रियाज खान साहब और इमरान खान साहब दोनों के साथ जो है वो बेसिकली यही हुआ है, आपको फाइलें दिखाई जाती थी और आप उन फाइलों के पीछे चल पड़ते थे। आप ये नहीं सवाल करते थे कि मेरे भाई इन फाइलों का मैं की करा, इसको कोर्ट में लेके जाओ, कोर्ट में केस चलेगा, फैसला आएगा, तब पता लगेगा अगला करप्ट है कि नहीं है। यह है तरीकाकार। आज आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया हुआ है ना आपके खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, लेकिन इसके उससे जब तक कोर्ट ऑफ लॉ आपको ना अहल नहीं करता, मैं नहीं कह सकता कि आपको ना अहल कर दिया जाए। मैं आपको करप्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट ऑफ लॉ आपको यह ना कहे। इवन दो एक पूरा फैसला है आपके हवाले से 70 से ज्यादा पेजेस का, लेकिन मैं फिर भी नहीं कह सकता आपको ये। तो बेवकूफ आप बने हैं
इस पे चीखे मारने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ आप बने हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पहले बनते आए हैं, परवेज मुशर्रफ के मामले में भी और दीगर मामलात में भी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बदकिस्मती से नायब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तभी मुझे समझ आ गया कि केसेस सारे मैच्योर हैं, ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे। तो बाद में पता चला कि किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलेटर दबा देते थे और कभी वापस आ जाता था। ये जो एक्सीलेटर दबाते थे भाईजान, आप पिछली सीट पे बैठे हुए थे, आप कर क्या रहे थे? मुझे जरा काम तो बताएं, आप करते क्या थे वजीर आजम हाउस में? आपका काम सिर्फ तकरीरें करना था, मुल्क की कोई और चला रहा था, नैब आपके पास नहीं, आपका केस चलता नहीं था कोर्ट के अंदर। कितने बेबस वजीर आजम थे आप, और इसके बावजूद आप 3.5 पौने 4 साल बैठे रहे उस कुर्सी के ऊपर। जब आपको एहसास हो गया था कि नहीं भाई मेरी बात नहीं चली, तो छोड़ देना था ना इक्तिदार, उधर ही छोड़ देते। आपने कहा नहीं मैंने बैठे रहना, मैं नहीं छड़ना, मैं बैठे रहना, मैं थे मैंने। आज आप ये बातें उस वक्त करनी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते कि जनाब मैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहा हूं, लेकिन ये जो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने एक्सीलेटर के ऊपर जो है पांव रखा हुआ, ये मुझे करने नहीं देते। बोलना था कि नाम लेना था। अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब क्या फायदा? फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तमाशा देख रहे थे, गालियां हमें पड़ रही थी, वो किसी को नैब में लेकर जाते थे तो वो अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए मुझे गालियां निकाल रहे थे। भाईजान आप वजीर आजम थे, और मैं तुहानू किन्नी बारी दसा तुसी वजीर आजम सी। आपने अपने आप को काउंसलर समझा हुआ था, वजीर आजम थे, आपको वजीर आजम लगाया हुआ था उन्होंने। मेरे हाथ में नैब किधर थी? अगर मेरे हाथ में नैब होती तो बड़े आराम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपए निकाल लेते हैं, इनको जेलों में डालकर। तो जेलों में नहीं डाला था आपने, वो पिकनिक मनाने गए हुए थे क्या? नून लीग के तमाम लोग, आसिफ अली जरदारी, फरियाल, सबको तो जेलों में डाला हुआ था आपने। और कितना जेल के अंदर खड्डा डाल के उसके अंदर डाल देते। उसके बाद इन्होंने कहा जी अब जनाब जो अप्रैल में हुआ, मेरे ज़हन पर जो शौक है, चले हम नहीं किसी और को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते, हम नहीं किसी और को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते कि वो साजिश का हिस्सा थे। हा एलो एक आया जे एक और टर्न, आया जे एक और यू टर्न। पहले तो सारा कुछ न्यूट्रल्स पे डाला हुआ था ना, अब क्या फरमा रहे हैं? चले हम नहीं किसी को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते कि वो साजिश का हिस्सा थे। आप देख रहे हैं विंडोज की अपडेट किस तरह हो रही है? वो आती है ना विंडोज की अपडेट, या फोन की अपडेट आती है कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं एस्टैब्लिशमेंट से कि आपने कैसे इन लोगों को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? अच्छा ये इटसेल्फ ये जो फिलॉसफी है ना, एस्टैब्लिशमेंट ने कैसे मुसल्लत होने दिया? मतलब यहां पे इमरान खान साहब इसका मतलब है कि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी इक़्तिदार पे कौन बैठेगा। वोट शोट वगैरह, ये इलेक्शन किसने किसको वोट डालना है, इस प्रोसेस को हम नहीं मानते। एस्टैब्लिशमेंट फैसला करे उसने किसको बिठाना है तो किसको नहीं बिठाना। दिस इज हाउ मच ही बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एंड दिस इज हाउ मच ही बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये वो बात है जिसकी मैं बात करता हूं बार बार, कि इनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना और औरों का एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना, उसमें यह बुनियादी फर्क है। ये कहते हैं मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट तब हूं, मैं तब तक हूं जब तक एस्टैब्लिशमेंट अगर मेरी बात ना माने, तो मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं। मेरे साथ आके खड़े हो जाओ, दूसरों का इक्तिदार का रास्ता रोक लो तो तब सब ठीक है। लेकिन वो जो कहते हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट अपने दायरा कार में काम करे, दायरा अपना क्रॉस ना करे, ये उसके साथ नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है इनकी इस बात की। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि जी और इस मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, कोई कहे कि शहबाज शरीफ की गवर्नेंस बेहतर है या इमरान खान की गवर्नेंस बेहतर है, तो ये अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन जब 16 अरब की करप्शन ओपन एंड शट केस है, तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी राय ठीक है या मेरी? ओपन एंड शट केस आपके मुताबिक है ना, यही तो असल सवाल है भाई। आपने अपनी तरफ से तो अगलों को फांसियों पर टांग दिया हुआ है, लेकिन यही तो आपको समझा समझा पागल हो गए कि कोर्ट ऑफ लॉ एक चीज होती है, आपको उसके जरिए ही चलना होता है। इसको आइन कानून कहते हैं, इसी को आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है मेरे भाई। तहरीक इंसाफ, इंसाफ के हसूल के लिए कोर्ट्स में जाना पड़ता है। आपके कहने के ऊपर ओपन शट केस नहीं बनता। क्या आपने दिमाग में किसी के बारे में सोच लिया और आपने कहा बस ये ओपन एंड शट केस है? ओपन एंड शट केस तो फिर आपके बारे में भी कह दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो ममनुआ फंडिंग केस है, ये ओपन एंड शट केस है। निकालो इमरान खान को, करो इसको, इसके पे पाबंदी लगाओ, नहीं इलेक्शन लड़ सकता। एलो ओपन एंड शट केस है, 70 पेजेस की रिपोर्ट आई हुई आपके बारे में।
2 अकाउंट आपने छुपाए हुए इलेक्शन कमीशन से। इस्लामाबाद के 2 अकाउंट है, एक में 8.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, एक में $50,000 की ट्रांजैक्शन है। ओपन एंड शट केस है, इसके ऊपर उड़ा दें आपको। यही तो बेसिक चीज है जो आप समझ नहीं पाते कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आपके एक बयानात की बुनियाद के ऊपर कोई मुजरिम नहीं डिक्लेयर हो सकता। आपको जाके बताना पड़ता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है आपको, उसके बाद कहानी आगे चलती है। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि जब हमारी एस्टैब्लिशमेंट को पता था कि 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, इनके पास सारे केसेस मुझे उन्होंने ही दिखाए। मैं सवाल पूछता हूं कि कैसे उन्होंने उनका रास्ता नहीं रोका? अगर मुल्क की फिक्र है तो कैसे आप उनको इजाजत दे देते हैं? एक तो हमें पता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो वहां से फोन करते हैं, तो जो काम करवाना है वो यहां करने को तैयार हैं। मैं अगर कहता हूं कि अड्डे नहीं देने या मैं रूस चाहता हूं तो मैं एंटी अमेरिकन हूं। उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा काम है अपने लोगों के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये एंटी नहीं है, लेकिन उनको इतनी आदत पड़ी हुई है कि ये हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं यहां। एक तो वो डोनाल्ड लू का साइफर है जो आर्मी चीफ के पास भी गया, सदर के पास भी गया, मेरे पास भी आया, फॉरेन ऑफिस के पास भी था। तो वो तो कहता था कि अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए। मैं हैरान हूं कि जब ये भी पता था कि बाहर से साजिश है, ये भी पता था कि हमारे लोगों को पैसे दे के खरीदा जा रहा है, और ये भी पता था कि चोर रिप्लेस करने वाले हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, फिर केस कैसे उनको मुल्क पर मुसल्लत होने दिया? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पास पावर है, उनके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा पावर है, तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। ये नहीं हो सकता कि पावर आपके पास हो और जिम्मेदारी किसी और के पास हो। अथॉरिटी और पावर साथ साथ जाते हैं। आप जितना मर्जी कहें कि हम न्यूट्रल हैं, आपको जो मर्जी कहें आप जो मर्जी कहें कि हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ये जो मुल्क के साथ किया है, ये जो ऊपर आकर बैठे हैं, और फिर जो 4 माह में हुआ है, महंगाई ख़त्म करने आए थे, और आज जो महंगाई है, और अब क्या कोशिश हो रही है कि हम भेड़ बकरियों की तरह तस्लीम कर लें कि जो ऊपर सेटअप आया हुआ है उसके लिए हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के लोगों को जिस तरह उठाया जाता है, जिसने कोई फ़ौज के खिलाफ ट्वीट की हो, फिर उससे सिर्फ माफ़ी नहीं बल्कि कहा जाता है कि ये कहो कि इमरान खान ने मेरे से कहा कि इनके खिलाफ ट्वीट करो। अच्छा, असल पॉइंट ये है कि जी ये जो इन्होंने बात कही ना कि ये नहीं हो सकता कि इक़्तिदार किसी के पास हो और पावर किसी के पास हो। खान साहब, मैं काफ़ी लंबी होगी बात ये है कि इक़्तिदार आपको मिला ही इस पावर की वजह से था। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ना कि ये नहीं हो सकता इक़्तिदार किसी के पास हो, पावर किसी के पास हो, उस पावर के साथ वो पावर आपके साथ ना खड़ी होती तो इक़्तिदार कभी आपको नहीं मिलना था। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, और आज भी आप उसी पावर के तरले कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे इक़्तिदार मिले हो। कहानी सारी यही है, इसके अलावा कोई और कहानी नहीं है, इसके अलावा और कोई। और आप भी ये जानते हैं कि अगर मैंने इक़्तिदार में आना है तो मुझे इस पावर के ऊपर जो है वो अपने आप को कन्विंस करवाना होगा कि जनाब मुझे आप एक्सेप्ट करें। बस कहानी सिर्फ इतनी सी है। और आप भी ये बात जानते हैं कि कल को दोबारा भी आप पावर में आ गए ना, तो पीएम हाउस के स्टाफ ने भी आपकी बात नहीं माननी अगर पावरफुल क्वार्टर्स ने यह फैसला कर लिया कि जनाब ऐदी कोई नहीं सुनेगा। नवाज शरीफ ने 1999 से पहले एक DGISI को लगाया था अपनी मर्जी से, ठीक है, और उस वक्त भी पावरफुल जो सर्कल्स थे ना वो नहीं चाहते थे कि जनाब वो लगे। पूरी ISI उसको रिपोर्ट तक नहीं करती थी। ज़ियाउद्दीन भट्ट की बात कर रहा हूं, पूरी ISI उसको रिपोर्ट तक नहीं करती थी। आप अच्छी तरह जानते हैं तारीख में सब कुछ वाकई 70 साल में यह सब कुछ होता रहा है, लेकिन आप चूंकि खुद इख्तिदार तक आना चाहते थे, इन तमाम चीजों से आपने अपनी आंखें पलट ली और मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि आपको कुर्सी चाहिए थी। और आपने इन तमाम चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके ये कुर्सी हासिल की। आज आप चीखें मार रहे हैं कि देखो मुझे तो पता नहीं था कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है तो ये हो रहा है। ये पूरा लुबे लुबाब था आपकी आज़ादी सहाफत कॉन्फ्रेंस का। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।